नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आज चर्चा डेमोक्रेसी और समानता की, विश्व बंधुत्व की। पूरी दुनिया में हम बैठते हैं, शांति के लिए बैठते हैं, युद्ध के विरोध के लिए बैठते हैं, विकास के लिए बैठते हैं, परस्पर सहयोग के लिए बैठते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र के लिए दुनिया के देश बैठक करें, चिंता करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, भाईचारगी को मजबूत करें? ये आवश्यक नहीं है। ये सवाल आम जनता के मन में कौंध रहा है। G20 की हमने सफलतापूर्वक मेजबानी की। दुनिया में एक छाप पड़ी कि दुनिया के सशक्त देशों की मेजबानी हम सामान्य तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल भी उठ रहे हैं कि इस आयोजन से आम जनता को मिला क्या? हर आयोजन की सफलता और आलोचना दोनों साथ साथ जरूरी होती है, लेकिन हम यहाँ आयोजन की सफलता और आलोचना करने नहीं बैठे हैं, ये बात भी साफ समझ लें। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनता है, तो इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी क्यों नहीं मनाया जाता? B.R. अम्बेडकर जी ने जब संविधान का प्रारूप तैयार किया, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुपुर्द किया, तो उन्होंने एक बात अलग से कही, वो ये कि फ्रेटर्निटी, भाईचारगी के बगैर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, और इस बात को जोड़ा गया हमारे संविधान। UN भी इस बात की अहमियत समझता है। फ्रांस की जो क्रांति रही वह भी विश्व बंधुत्व भाईचारगी का संदेश देता है। दुनिया में जो समाजवादी क्रांति हुई उसका भी संदेश विश्व बंधुत्व या भाईचारा, कम से कम भाईचारा, और दुनिया के मजदूरों एक हो, विश्व बंधुत्व हो, इस तरह के संदेश लेकर के आया, समानता हो। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ में भी ये बात रही कि सबके लिए आजादी, और उसी बात को आज रिकॉल करने का समय है। और अगर हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, अगर इसमें विफल रहते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। आइए जुड़ते हैं हम, अपने पैनलिस्ट साथियों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। और हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, आपके पास आना चाहता हूं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक दलों में ये तो है कि डेमोक्रेसी के लिए सबकी चिंता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? इस बारे में आप क्या राय रखते हैं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर? नहीं, ग्लोबल लेवल पे जैसे आपने सबसे पहला जो बताया बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तो हमारे संविधान में ही चाहे बंधुत्व की भावना, समानता की भावना, एकात्म की भावना या न्याय की भावना की परिकल्पना की गई है। वो संविधान की उद्देशिका में ही लिखा हुआ है। ठीक, हमारे देश के अंदर भी हम जो भी न्यायिक प्रणाली के द्वारा या अलग अलग विधियों के द्वारा समय समय पर चीजों को कहते हैं जिससे कि बंधुत्व की भावना बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट है आप। तो आप कुछ कह रहे हैं सर?
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है आप एक्चुअली। बोलिए, आप बोलिए प्लीज। अच्छा, अच्छा। तो मैं यही बता रहा था कि संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी सरकारें आई, उन्होंने विधिवत रूप से कार्य किया। लेकिन जब बात आती है विश्व बंधुत्व की, जैसे हमारे देश में वसुधैव कुटुम्बकम बोला जाता है कि सारी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, हमारा घर है। तो वैसे ही बहुत सी जगहों पे जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनको तोड़ के, जैसे अगर आप पूछेंगे वामपंथी विचारधारा, उसका भी मानना है कि सारी दुनिया एक होनी चाहिए, लेकिन वामपंथियों ने सबसे ज्यादा तानाशाह दिए हैं। अगर बात करें दूसरी चीजों की, तो हर जगह एक भौगोलिक सीमा जब आ जाती है किसी भी देश की, तो वहां पे विश्व बंधुत्व की भावना नहीं पनप पाती है। और ये केवल जीवन को बचाने के लिए तो सभी गुट और मनुष्य की जो प्राथमिक जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए तो एक साथ आ जाते हैं। आपके जलवायु पे समझौते हो जाएंगे, आपको पानी पे समझौते हो जाएंगे, आपके न्याय प्रणाली पे समझौते हो जाएंगे। लेकिन जैसी बात होगी कि नहीं, हम सब मिलके जीरो व्यापार करें, क्योंकि एक हाथ दे एक हाथ ले। जीरो मतलब व्यापार मतलब हो गया कि बिना किसी टैक्स के कोई भी वस्तु किसी भी देश में जा सके, कोई भी वस्तु किसी देश से बिना किसी टैक्स के आ सके। सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की, नागरिकों की पूर्ति के लिए ही ये कानून बनाए गए थे। ठीक, अगर आप बात करें 1789 तक जो फ्रांस की क्रांति चली थी, उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो राजशाही है, जो अलग अलग तरह के टैक्स लगा रही है या जनता का दमन कर रही है या जनता को उसके अधिकारों से वंचित कर रही है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना से, उसको उखाड़ फेंका जाए। जब नेपोलियन ने उखाड़ फेंका, तो उनके जो मंत्री परिषद थी, जब सबसे पहली बार बैठी, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड में जो लोग बैठे उनको वामपंथी कहा गया, क्योंकि वो पुरानी विचारधारा को लेके नई विचारधारा की अवधारणा करना चाहते थे। जबकि उनकी राइट साइड में जो बैठे उनको दक्षिण पंथी कहा गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो पुरानी रूढ़वादियों से जकड़े हुए लोग थे। तो उसी को लेके बाद में मेजनी ने बहुत कुछ सीखा और उनसे, चाहे बिस्मार्क हो, जर्मनी का एकीकरण किया 1870 में, उनकी भी भावना यही थी। क्या जर्मनी हमारे देश के साथ हाथ आगे बढ़ाता है? क्या फ्रांस हमारे साथ हाथ आगे बढ़ाता है कि विश्व बंधुत्व की भावना, चलो हम 3 देश मिलके ही कर लेते हैं? इटली में काबूल हुए, उन्होंने भी 1871 में यही भावना के साथ विद्रोह किया था और एकीकरण किया था। क्या इटली हमारे साथ आगे हाथ बढ़ाता है कि चलो हम 4 देश मिलके विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करते हैं, चारों कॉम्पैक्ट करते हैं, व्यापार? क्योंकि मूल जी जो जी। आज के समय में है वो है व्यापार। ठीक, विश्व बंधुत्व की भावना तभी जागृत होगी जब लोगों के अंदर, चाहे वो किसी भी देश के हों, जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो आप कह रहे श्रेष्ठ, हैं जैनेंद्र जो हरकुवंशी जी। बहुत महत्वपूर्ण जी, बात कर रहे हैं कि आज दुनिया में आपस में जो देश इकट्ठा हैं, वो कारोबार के लिए, अपने हितों को प्राथमिकता देने के लिए ही ग्लोबली वो इकट्ठा होते हैं। और यही कारण बिल्कुल। है, मैं इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विकास कुमार जी के पास आता हूँ, एक रोटेशन चलेगा हमारा। विकास कुमार जी, यही वो कारण है कि दुनिया जानती है कि युद्ध गलत है। रूस और यूक्रेन में, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, आक्रमण किया। यूक्रेन ने नाटो को में शामिल होने का फैसला किया। विवाद तो हो सकते हैं, लेकिन युद्ध, विनाश, नरसंहार, ये होना हमारी विफलता है, दुनिया की विफलता है। और हम G20 में अपनी नहीं मेरा कूटनीतिक सफलता भी बोल सकते हैं कि हमने उस नीति को आगे बढ़ाया कि रूस की आलोचना नहीं करनी है, पेट रूस के पर होगा साथ साइड रहना से, है, दीवार की साइड से। मित्रता का पालन करना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमारी उस कमिटमेंट का क्या हुआ पूरी दुनिया का, कि हम युद्ध विरोधी हैं, कि युद्ध को गलत ठहराना है, युद्ध को खत्म करने का संदेश देना है। एक संदेश यही निकल जाता कि युद्ध बंद कीजिए, यह भी संदेश नहीं गया। तो क्या कहेंगे आप, बिना भाईचारगी के क्या डेमोक्रेसी की चिंता होगी, और डेमोक्रेसी की चिंता क्यों नहीं हो रही है? जी।
जी धन्यवाद प्रेम जी। डेमोक्रेसी अगर वाकई रूप से अगर सभी स्वीकार करें, पूरा विश्व, तो एक भाईचारे की भी बात आएगी। लेकिन यहाँ आती है अपने अपने हितों को साधने की। अब रूस यूक्रेन को लेकर के जिस तरीके से रखना, अब इसमें भारत ने भी अपने खास तौर पे इसलिए विरोध नहीं किया, इस तरीके से मजबूती से बात नहीं रखी, कोई नाम बिना नाम लेते हुए बोला कि युद्ध, रशिया और यूक्रेन का नाम बिना लेते हुए उसने बोला कि सबको अपने अपने हितों की रक्षा करनी है यहाँ, कि भाई मैं कहीं ऐसा ना करूं कि कोई ऐसा ना विकास लगे जी, कि भाई हमने अमेरिका की बात। यूक्रेन का तो नाम बार बार आया, 7 बार हाँ आया हाँ जी, यूक्रेन का सॉरी जी। नाम, हाँ हाँ, लेकिन नहीं ना, रूस का नाम रसिया नहीं के, लिया। हाँ। जी 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 जी। क्योंकि रूस के साथ भी हम नहीं चाहते थे कि अपने संबंध, तो ये कूटनीतिक तौर पे तो ये बात कहीं ना कहीं आदमी अपने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ये बात तो कर रहा है। लेकिन वाकई नाम भी रखा गया, इस पूरे G20 का थीम ही था पूरा वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक भविष्य, और ये एक परिवार, ऐसी नारा था। लेकिन ये सिर्फ नारों में ही बातें मुझे नजर आई। प्रमुखता से जो जिस विषय पे आपने आज चर्चा रखा है, वो उस बात के ऊपर किसी भी देश ने इसमें कोई ऐसी कॉन्क्रीट बात नहीं करी जिससे कि वाकई भाईचारे वाली बात हो। सभी अपने अपने बिजनेस और आर्थिक एक दूसरे से लेन देन को लेकर के तो एकत्रित हुए, लेकिन वाकई जो वसुधैव कुटुंबकम का मूल, जो एक इसका जो मूल एक इसमें भाव है, वो भाव कहीं से भी नजर नहीं आया। तो इसके जी पीछे बहुत सारे कारण है कि देखिए, एक तरफ तो देखते हैं कि विस्तारवादी नीति के ऊपर चाइना कई बार वो रोड और क्या बनाने के लिए वो कई देशों को एकत्रित कर वन रहा है। बेल्ट वन उसमें रोड ये भी इनिशिएटिव। हाँ जी, हाँ जी जी। तो वो उसमें भी, उसमें क्या है, ऐसा तो थोड़ी ना कि एक भाईचारे को लेकर के आप एक दूसरे से एकत्रित हो, वो कहीं ना कहीं अपना विस्तारवादी है, कहीं ना कहीं घेरने की बात है। और इंटरफेरेंस भी होता है, अमेरिका का भी कई बार हमने देखा है कि दूसरे देशों में इंटरफेरेंस करते हैं, अपना माल बेचने के लिए। हथियार बनाते किस लिए, आप बताइए ना, परमाणु से होने की क्या जरूरत है, जब आप एक तरफ भाईचारे की बात करते हो और एक तरफ कहते हो कि जी हम हथियार बनाएंगे, हथियार बेचेंगे, तो इसकी क्या आवश्यकता है। किसी को परमाणु बिल्कुल संपन्न देश होने की होड़ जो बनी हुई है, वो क्यों है, बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े टेस्टिंग, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हम G20 के लिए, और ऐसी कई नाटो की भी है, कई ग्रुप बना रखा है आपने, यानी कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, पोलराइज हो रहा है, एक दूसरे जी में जी। कहीं ना कहीं एक और टकराव की भाव है महत्वपूर्ण ये। बात विकास जी की बात से निकलते हुए कि अनिल गुप्ता सर आपके पास आता हूं कि दुनिया शांति के लिए बात करती है, यूएन शांति की बात करता है, हमारा देश शांति की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, लेकिन फिर भी हम विनाशकारी हथियार बनाने में एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। हथियार खरीदने का सौदा हमारे लिए उपलब्धि होती है, हथियार बेच करके हम खुश होते हैं, हम नहीं, दूसरे देश जो बेचते हैं वो खुश होते हैं। तो इंसान को, इंसानियत को, मानवता को खत्म करने का हथियार बनाना, उसको बेचना, उसका फैलाव करना, अपने आप में लोकतंत्र और भाईचारगी की बात करते हुए हमें क्या ढोंग नहीं लगता। अनिल गुप्ता जी। जी प्रेम जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, अभिनंदन। ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी को मैं सुन रहा था, वो काफी सत्य बोल रहे थे कि जो आर्थिक पक्ष है उसके प्रति अत्यंत आसक्ति है आज दुनिया के ज्यादातर देशों की, और खासतौर से जो विकसित देश हैं। लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसके साथ साथ हेगेमोनी भी है, हमारा प्रभुत्व हो, हेगेमोनी। इस भावना को तब छुड़ाया जा सकता है, इस हेगेमोनी से तब दुनिया को मुक्त किया जा सकता है जब दुनिया के देशों के बीच यह संदेश प्रसारित करने की जिम्मेदारी भारत ले, जो कि भारत कर सकता है कि पूरी दुनिया की मानवता का कल्याण हथियार बेचकर या आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करके नहीं हो सकता। सभी फलें फूलें, सभी को आर्थिक प्रगति हो, दुनिया की प्रगति हो, और ये संभव है। अभी दुनिया को समझ नहीं है, ये समझ विश्व स्तर पर विकसित करनी होगी, और इसके लिए ग्लोबल लेवल पर एक कैंपेन चलाना पड़ेगा। इंडिया
इसका नेतृत्व कर सकता है, भारत इसका नेतृत्व कर सकता है। जी प्रेम जी। जी जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर एक कैंपेन की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। ये हम लोग अक्सर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ज्ञानेंद्र अरकवंशी जी, आपके पास आता हूँ। और लोकतंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन के आकांक्षी हैं। ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें जनता का सर्वाधिकार हो, जनता शासन को नियंत्रित करे, सरकार को चलाए, जनता के लिए हो। हमने परिभाषा तो गढ़ दी, अमेरिका से ये परिभाषा निकली, लेकिन इस परिभाषा को जमीनी यथार्थ बनाने में दुनिया विफल रही है। आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो लोकतंत्र की इस परिभाषा को अक्षरशः अपने यहाँ पालन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जा रहे हिंदुस्तान से ये आवाज क्यों नहीं पूरी दुनिया में बुलंद होनी चाहिए कि लोकतंत्र मतलब जनता सरकार बनाए, जनता का सरकार पर नियंत्रण हो। ऐसे लोकतंत्र के लिए जिसमें बहुमत की भी हम बात करते हैं, सच्चा बहुमत हो, जिसको हम सत्य बहुमत भी बोलते हैं, तो वो सत्य बहुमत हो वास्तव में। ये कोई झूठा और छद्म बहुमत ना हो। कोई ये न कहे हम आजीवन राष्ट्रपति बने रहेंगे। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? इस तरह की बात को हम खारिज करते हुए क्यों नहीं हम सच्चे लोकतंत्र, सच्चे बहुमत की बात पूरे ग्लोबली हम इसको आगे बढ़ाएं। जी प्रेम सर, जब भी कोई सरकार बनती है वो वादा करती है कि मैं आपका जीवन स्तर बेहतर करूंगा, पहली चीज। और चाहे चीन में हो, चाहे इराक में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे साउथ अफ्रीकन बहुत सी कंट्रीज में हो, वहां पे भी कई सरकारें चुनी गई या आई या जबरदस्ती कब्जा किया लोगों ने और तानाशाह बने, इसी मकसद से कि वो जनता को एक समान रखेंगे। एक मूल भावना ये थी कि अगर आप देखते होंगे आज विश्व में एक चीज का नाम लिया जाता है पेटेंट। हमने तो दुनिया को दिखाया कि हम योग के ऊपर कोई पेटेंट नहीं लेंगे और ना पेटेंट करवाएंगे योगा को, लेकिन बाकी दुनिया क्या दवाइयों का पेटेंट नहीं करवाती है? क्या वो फ्री में बांटती है? तो यहाँ पे सारी दिक्कतें शुरू होती हैं कि सरकार भी अपना सत्ता में रहना चाहती है अनंत काल तक, तो वो अपने लोगों के बेहतरी के लिए आर्थिक समझौते करती है दूसरे देशों के साथ। जब अपने ही देश के अंदर आर्थिक असमानता है या बौद्धिक असमानता है या फिर आप धार्मिक असमानता है, तो आप दुनिया को वो चीजें नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आज कौन से देश में थोड़ा सा लिंग जाति, आपको थोड़ा सा मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि अपने ही लोगों के लिए, इसी बात पर मेरा ध्यान जाता है। ये अपने ही लोग कौन हैं? धर्म के आधार पर अपने लोग, राष्ट्रवाद के आधार पर भौगोलिक सीमाओं के अंदर रहने वाले लोग, आधार पर अपने लोग, भौगोलिक सीमा के आधार पर अपने लोग, जिस वजह से राष्ट्रवाद जैसी चीजें पैदा होती हैं। और इस अपने लोगों की हिफाजत के नाम पर ही विस्तारवाद होता है, उपनिवेशवाद होता है, युद्ध होते हैं। तो ये अपने लोग अगर पूरी धरती हो जाए तो फिर समस्या ही खत्म हो जाए। और यही तो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जी नहीं, अपने लोगों से यहाँ मतलब है एक भौगोलिक सीमाओं के अंदर जिन्होंने चुन के भेजा है, उनके प्रति वोटिंग में, मतदान में हिस्सा लिया है, वो अपने लोग, ना कि पूरी दुनिया के लोगों से दूसरी सरकार का कोई मतलब नहीं होता है। यहीं पे इसी वजह से मैंने कहा, अब इसी परपेज को ऐसे लीजिए कि हमारे जो 193 देश हैं उनमें कितनी असमानता है। हम लोग अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं उन्हीं बिल्डिंगों के किनारे लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। हम चीन की आर्थिक तरक्की का खाका और मॉडल देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि चीन में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। आप 30 करोड़ की जनता, अमेरिका की 30 करोड़ की आबादी है, 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है, 1/6 लोग। ठीक, चीन में आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर है, एक समय भोजन करती है। अब एक सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है अपने आप को और एक कहता है कि हम तानाशाही के द्वारा ही, वामपंथी विचारधारा के द्वारा ही
लाएंगे, चीजों को सही करेंगे। तो यहाँ पे विरोधाभास इसी चीज को लेके है कि लोग, ये जो लोगों का समूह होता है एक देश के अंदर, उसको ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे एक दूसरे का साथ निभाएं और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। होता क्या है कि जैसा समाज होगा वैसी ही सरकार वो चुनता है। अगर सैनिक विद्रोह के द्वारा आए तो वो बात अलग है, जैसे पाकिस्तान की हालत होती है तो वो चीज अलग है, लेकिन जैसा समाज होता है वो सरकार भी वैसी ही चुनता है। और सरकार को वो जो उसके वादे होते हैं, घोषणा पत्र होता है, उसके आधार पे वो चुन के लोकसभा या विधानसभा या कांग्रेस में या पार्लियामेंट में, जो भी अलग अलग देशों में बोला जाता है, वहां भेजता है, सीनेट में। तो ये जो चीजें हैं इनको तभी दूर किया जा सकता है जब आप आर्थिक या शैक्षणिक, मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप शैक्षणिक कार्यक्रम है उनके द्वारा बहुत सी चीजों को दूर किया जा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल बराबरी का होना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चा दरी और टाट पर बैठता है और उसको खाने में पतली दाल, बिना दाल का पानी दिया जाता है, तो वो नहीं। एक समान शिक्षा हो तो आप अपने देश को बेहतर कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा। एक और चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, कुछ पॉइंट आए थे हमारे जब भाई बोल रहे थे, विकास भाई, तो एक हथियारों की बात जो आई, बिल्कुल सही है। मैं इसी औद्योगिक, मैं हथियार नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा औद्योगिक क्रांति जब आई थी तो यही सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाली साबित हुई थी। अब औद्योगिक क्रांति ना होती तो हम क्या इतने सुलभ माहौल में बात कर रहे होते? नहीं। अब जो लोग उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं वो तो अरबों के मालिक हैं, ठीक। वर्चुअल उद्योगों की जो संरचना कर रहे हैं अरबों के मालिक हैं। वर्चुअल मतलब जैसे ओला, उबर, कोई उद्योग नहीं है, बस हवा में चल रहा है, ठीक। लेकिन क्या आप वो पहला कदम उठाएंगे कि हम एक साथ, मतलब जितने मेरे वर्कर्स हैं अपना शेयर बराबर बराबर बांटें जितने एम्प्लॉय हैं उनके साथ? नहीं। तो यहीं पे विषमता शुरू हो जाती है कि जो आर्थिक पक्ष है वही मजबूत रहता है और उसी के लिए सारा ये जो चक्र है वो फैला हुआ है। वो चाहे हथियार बेचना हो, उद्योगों से जुड़ा है, आर्थिक पक्ष से जुड़ा है, चाहे दवाइयां बेचना हो, चाहे कोई भी जरूरत का सामान बेचना, ये सभी कुछ एक ही उससे जुड़ा हुआ है, वो है आर्थिक पक्ष। अगर आप कामना करते हैं या सोचते हैं कि G20 हो गया, G7 हो गया, आसियान हो गया, क्वाड हो गया या कुछ, ये जितने बने ये विश्व बंधुत्व की भावना पर नहीं बने, ये बने आर्थिक पक्ष को लेन देन के मामले को सुलझाने के लिए और एक दूसरे के ऊपर जो आयात निर्यात होती है वस्तुएं, उनका टैक्स कम करना या ज्यादा करने के लिए, ठीक है। अगर मैं एक चीज जोड़ दूं, बस 10 सेकंड और लूंगा। अगर जब ये दौड़ शुरू हुई थी तो आपको याद होगा नेहरू जी ने कहा था नहीं, हम तीसरी दुनिया में शामिल होंगे जहां पे विश्व बंधुत्व की भावना हो। आचार्य कृपलानी ने 1936 में विश्व बंधुत्व की बात की थी और कांग्रेस ने उस समय नेहरू जी की अध्यक्षता में 1936 में अपने जो चार्टर है उसमें शामिल किया था और उसी को लेके चले थे हम। वही जो संविधान 1935 में बना था उसी को अपनाया गया था, एक तरह से लगभग वही था संविधान हमारा। तो 1947 में हम ना तो रूस के साथ एक वामपंथी उसके साथ गए और ना एक जैसे कि लोकतांत्रिक या दक्षिण पंथियों की तरफ गए, हमने एक बीच का रास्ता चुना था, ठीक। लेकिन क्या हुआ, हम पिछते गए, हमारे लोग पीछे होते गए और धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया 1991 तक हमारे पास कोई खजाना ही नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि आप जब किसी के साथ दौड़ रहे होते हैं तो आप, अगर आपके पास जूते नहीं है तो एक समय के बाद उबड़ खाबड़ रोड पे जाने के बाद आप पीछे रह जाएंगे उनसे। तो यहाँ पे सारा मसला उत्पन्न होता है कि आर्थिक पक्ष ही मेरे लिए सारा कुछ जिम्मेदारी है विश्व बंधुत्व की भावना की। अगर आर्थिक पक्ष को खत्म कर दिया जाए तो विश्व बंधुत्व की भावना अपने आप जागृत होना शुरू हो जाएगी। जी जी, मैं आता हूँ विकास जी के पास। जयंत जी ने बहुत सही तरीके से बताया कि दुनिया में जो विभिन्न देशों के बीच संबंध हैं उसका आधार आर्थिक ही है, मगर
है, ये बात सही है। हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा, हम देश की जरूरत, दुनिया की जरूरत, इंसान की जरूरत ये है कि समानता, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, और ये सब, इन सब के लिए जरूरी लोकतंत्र। लोकतंत्र हमारे आचरण में होना चाहिए, हमारे परिवार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए, और शासन यानी सरकार के लिए होना चाहिए। हर जगह लोकतंत्र की आवश्यकता है, हमारी सोच में लोकतंत्र होना चाहिए। और शिक्षा जरूर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो जैनेंद्र जी ने कहा कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, लेकिन शिक्षा से ही ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। दुनिया आज अशिक्षित है ऐसा भी नहीं है। शिक्षा के साथ साथ एक नजरिया, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, जो याद दिलाया हमें जैनेंद्र जी ने, कि आचार्य कृपलानी जी ने विश्व बंधुत्व की बात कांग्रेस के भीतर कही, ये है नजरिया। और आज हम लोग भी सत्य बहुमत की बात जब करते हैं, विकास जी, खास करके सत्यदेव चौधरी जी जो आज हमारे साथ स्क्रीन पर नहीं है, सत्य बहुमत की जो बात करते हैं, ये भी एक नजरिया ही है लोकतंत्र के लिए। तो इस नजरिए को ग्लोबल बनाने की जरूरत है, तमाम प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद, कि डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तभी ये जो सारी बातें हम कह रहे हैं इंसानियत के इर्द गिर्द, वो स्ट्रांग होंगे। जी विकास जी। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लोकतंत्र अगर मजबूत है सही मायने में, तो भाईचारा, आपसी प्रेम प्यार भी होगा, क्योंकि सबकी सहभागिता एक समान रूप से होगी। सरकारें भी सबकी आवश्यकता को समझेगी और लोगों की इच्छा आकांक्षाओं पे काम करेगी। लेकिन वाकई में अगर हम देखें अपने ही देश में, सबसे पहले अपने परिवार से, समाज से देश तक ये बात जाती है, इस संदेश को ले जाते हैं, और तभी हम विश्व में ये ले जाएंगे बात को। लेकिन क्या हमारे ही देश में ये लोकतंत्र में समानता है? कि संविधान ने तो ऐसा हमारे को अधिकार दिया है कि बिना किसी जाति, धर्म और लिंग और कलर, किसी को भेदभाव को किसी भी तरीके से हम भेदभाव न रखते हुए समान अधिकार, सबके लिए समान कानून होगा। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह की घटनाएं घटती है, अभी मणिपुर में हुआ, नूह में हुआ, बिल्किस बानो की घटना, ऐसे क्या आपको कहीं दिखा कि एक समान एक कानून है? तो क्या आपको लगता नहीं? तभी तो हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर होती है हमारे देश में, तो कम से कम ऐसे उदाहरण हमारे को देखने को नहीं मिलते कि हमारे सरकार के जो मुखिया है, प्रधानमंत्री, उस पर भी कोई एक शब्द नहीं बोलता है, बल्कि इसका राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए फायदा लेते हैं, माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे जब हम जाते हैं कि भाई क्यों, क्या है, सरकारें भी चुप रहती हैं, कोई हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता है, कहीं ना कहीं वो अपनी फायदा देखता है उसमें कि चलो किसी पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म का अगर एक कहीं समूह, इससे हमारे को वोट बैंक के रूप में उसे देखता है वो, तो वोट बैंक के रूप में जब देखेगा तो फिर कहां से समानता और कहां से लोकतंत्र होगा? जाति के आधार पे वोट बैंक होना, धर्म के आधार पे वोट बैंक होना एक सच्चे लोकतंत्र का तो एक स्वरूप नहीं है ये। तो जिस देश में जाति और धर्म के आधार पे राजनीति होती हो, एक पोलराइजेशन होता हो, तो फिर वहां पे सही लोकतंत्र नहीं हो सकता। सही लोकतंत्र तो जब होगा जब इससे उठकर सभी धर्मों का, सभी जातियों को लोग एक समान रूप से उसको अवसर दें, उसको एक समान उसका भाव हो। वो तो भाव जब होगा जब हमारी एक राजनीतिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। जिस राजनीतिक व्यवस्था में ये साठ गांठ, जोड़ तोड़, गठबंधन जैसी भ्रष्ट राजनीति होती हो, खरीद फरोख्त होते हो, अपराधियों का बोलबाला हो, धनबलियों का बोलबाला हो, जिसमें सामान्य लोग, सामाजिक लोग जो हैं, एक अच्छा काम करने वालों को आज बताइए ना, कोई पार्टी कौन टिकट देती है? जो आजकल मुख्य रूप से जो बड़ी पार्टियां हैं, किसी साधारण आदमी जो समाज सेवा में कर रहा हो, जो जुटा हुआ लोगों के लिए, उसको कोई टिकट नहीं देता। टिकट तो उसको मिलेगा, पार्टी ही कहती है कि हमें विनिंग कैंडिडेट चाहिए। विनिंग कैंडिडेट कौन है? जो थोड़े से वोट पे प्रभाव डाले, धनबल बाहुबल का प्रभाव करके थोड़े से मार्जिन से भी जीत जाए। तो ऐसी स्थिति में तो ये ऐसे ही लोगों का बोलबाला होगा। हमारे पूरे सरकार में, सदन में, मैं समझता हूँ कि 50% से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिसपे संगीन मामलों में आरोपित हैं वो, और वही लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं। अब बताइए कैसा कानून बनेगा, कैसी व्यवस्था होगी? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए मुझे तो जहां तक लगता है कि जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें भ्रष्टाचार है, ये जोड़ तोड़ गठबंधन वाली, इसको अगर रोक न लगाया जाए, बहुमत को
एक स्पष्ट रूप से जो मतदाताओं का बहुमत न माना जाए, तब तक इस पे रोक नहीं लग सकता, न भाईचारा आएगा। लोकतंत्र तो है ही नहीं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत जब ही होगी जब आप वोटों के आधार पे एक सरकार बनाने की एक राजनीतिक व्यवस्था लाएं। वोटों के आधार पर जब राजनीतिक व्यवस्था होगी तो सभी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा वोट लेने का एक जरूरत होगा। वो सभी के पास जाएंगे, सभी को एक एकता और अखंडता और प्रेम प्यार से बात तभी आएगी। जी जी। मैं अनिल गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ। आपके लिए यही प्रश्न है जो हमारे स्क्रीन पर है इस वक्त, क्यों नहीं इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी हो? बहुत अच्छा विचार है प्रेम जी, और ये होना चाहिए इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन केवल डेमोक्रेसी डे मनाने से, जैसे कि और तमाम विषयों पर डे मनाए जाते हैं, कुछ नहीं होगा। जो आपका मूल स्पिरिट है आज के शो की, आपने जो विषय रखा है, बहुत उत्तम विषय का चयन किया है, जो समय की मांग है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रों की अवधारणा है, देशों की अवधारणा है, उसको डाइल्यूट करना होगा शनह शनह, और विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करने के लिए। और जो हमारे भारतीय मनीषा का जो उद्घोष है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एज ए प्लेनेट, उसमें वो एक हो, कोई नेशनल बाउंड्रीज ना हो, उसका जब तक डायल्यूशन नहीं होगा तो ये पहला पग हो सकता है। बहुत उत्तम विचार है प्रेम जी आपका, इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी। भारत को इसमें पहल करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि वहीं से तय होता है। इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी मनाया जा सकता है। कम से कम इस विचार पर चर्चा की शुरुआत, एक विमर्श की शुरुआत तो हो ही जाएगी। और रघुवंशी जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रेम जी, मेरा अनुरोध है कि आप उनको जी आमंत्रित जी करें, आह्वान करें। जी। ज्ञानेंद्र रघुवंशी जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहते मैं प्रेम से कहना चाह रहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मनाना चाहिए, लेकिन जब तक उससे आर्थिक पक्ष नहीं जुड़ता है। ठीक। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, विश्व हिंदी दिवस, ठीक, या हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब उसे कौन मनाता है? केवल जो भारतवंशी यहाँ से बाहर गए हैं, उन लोगों के यहाँ पे सेमिनार आयोजित हो जाते हैं, फोटो खिंचवा ली जाती हैं, किटी पार्टी की तरह खाना खा हैं? लिया जाता है। ज्ञानेंद्र गांधी जयंती मनाते हैं हम, क्या गांधी जी? ज्ञानेंद्र जी, आप जो बात कह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो कोई भी जयंती जो है वो अपने उसके मनाने की कोई जरूरत नहीं। हम उन नहीं नहीं विसंगतियों को बता रहे हैं कि वो एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। आप यही कह रहे हैं ना कि जो दिन मनाए नहीं जाते नहीं हैं वो नहीं मैं औपचारिकता वो नहीं बनकर कह रहा रह हूँ। जाती नहीं है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैंने वही कहा ना, पहले स्टार्टिंग में यही कहा, मैं सहमत हूँ, मनाना चाहिए, लेकिन उसका हाल वैसा नहीं होना चाहिए जैसे गांधी की बात पूरा विश्व कहता है। हर देश में आपको उनकी किताबें मिल जाएंगी, सड़कें मिल जाएंगी, स्टैचू मिल जाएंगे। विचार जो सत्य, अहिंसा के और चलिए, मानवता के, आपकी भाईचारे बात के, आ गई वो कितने ज्ञानेंद्र जी, लोगों ने अपनाए। आपकी बात आ गई। मैं फजील अहमद जी को अनिल गुप्ता जी, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे कि मैं फजील अहमद जी के पास आऊं? मेरे ख्याल से जी फजील जी अहमद साहब का स्वागत किया जाना चाहिए। हम भी जाने उनके पास, जी उनके जो विचार हैं, जी। पहले हम फजील उन्हें अहमद सुनना जी, चाहेंगे। फजील अहमद जी देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। निर्भीक होकर के, निष्पक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से बातें रखते हैं, और हमारे लिए एक अवसर है कि हम उनसे इस विषय पर राय लें। फजील अहमद साहब, लोकतंत्र और समानता, भाई अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि भाईचारगी के बगैर लोकतंत्र नहीं है, नहीं हो सकता। और लोकतंत्र और समानता दोनों ग्लोबल मुद्दे क्यों नहीं होने चाहिए? ये हमारे एजेंडा में क्यों नहीं है? दुनिया के एजेंडा में सब व्यापार, कारोबार, रिश्ते, स्ट्रेटजी, रणनीति, हथियार, इन्हीं सब में हम उलझे हुए हैं, और एक युद्ध की भी भर्त्सना नहीं कर पाते, युद्ध की भी निंदा नहीं कर पाते, मानवता का डंका नहीं पीट पाते। तो हम किस आधार पर वसुधैव कुटुंबकम या विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं? हम टैगोर की धरती से हैं। जी फजील अहमद जी, सबको मेरा बहुत नमस्कार। प्रेम जी, आपका स्नेह हमको हमेशा रहता है, और हमको अधिक आप आंकते हैं, ये आपका प्रेम है और ज्यादा कुछ नहीं है।
हम लोग लोकतंत्र के जरूर पैरोकार हैं। और आपसे बता दें कि भले ही इस देश में गुंडे अपराधी टाइप के लोग सदन में बैठे हैं, लेकिन हथियार जरूर उनके पास है, लेकिन विचार हमेशा इस देश के 90% लोग जो मैच्योर पॉलिटिशियन है निश्चित रूप से गांधीवादी हैं और गांधी के विचारों से काफी संबंध रखते हैं। और यही कारण है आपका कि अपराधी व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा हो, वो केवल अपने कुछ क्षेत्रों तक ही अपराध कर पाता है। अब ये हमारी थोड़ा राजनीतिक दिक्कत है जिसके चलते वो लोग सदन तक पहुंच जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि भारत लोकतंत्र में ही, यहाँ पे हम लोग दिल्ली में राजनीति करते हैं, दिल्ली से ही देश चलता है। हम लोग जितना डिबेट में आते हैं, मैं लगता हूँ हम सब चाहे भाजपा के भी हो, मैं उन साथियों को भी कहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो लोग गांधीवादी हैं, निश्चित रूप से हैं। और ये भी सही है कि अपराध को राजनीति से, बाहुबल को आप हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि जैसे अंडा जो होता है ना, अंडा की जो ऊपरी परत होती है बहुत कमजोर होती है। अगर कमजोर ना हो तो मुर्गा उसमें से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो अंदर ही मर जाएगा। एक नेचुरल चीज है कि अगर अंडे की परत बहुत मजबूत कर दी जाए तो बेचारा चूजा जो उसके अंदर से निकलना है वो अंदर ही मर जाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसी तरह से हमारे लोकतंत्र का, चूंकि ये आवरण हम लोग इतना कमजोर रखते हैं कि कोई भी इससे बाहर निकल जाए और उसका फायदा कुछ अपराधी किस्म के लोग जरूर उठा लेते हैं और उठाते रहे हैं। बीच में ज्यादा हो गया था, अभी सिविल सोसाइटी थोड़ा मजबूत हुई है, अपराधों पर मीडिया का रवैया सख्त आता है, इसलिए अपराध तो कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। और कोई हताश और निराश होने की बात नहीं है। आज भी हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं और अच्छे लोकतंत्र में जी रहे हैं। मैं एक अपने जीवन की घटना बताऊं प्रेम जी, मैं राजनीति से अलग हटके एक विचार अपना रखना चाहता हूं। जब मैं पढ़ रहा था, मेरे गांव में 108 साल पुराना व्यक्ति जात के कुशवाहा थे और वो भैंस चरा रहे थे और मैं अपने खेत में पानी चला रहा था। हम दोनों लोग खेत के मेड़ पर बैठे हुए थे और उन्होंने तमाम चीजों की, आज जितनी भी भ्रष्टाचार ये वो सब बातें हो रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि चाचा आप तो 108 साल पुराने हैं, आजादी से 50 साल पहले आप जन्म लिए और आजादी के 50 साल बाद तक आप जी रहे हैं, आप बताइए दिन कौन सा अच्छा था? बोले चाहे जो भी हो बाबू, दिन तो यही अच्छा है। बताइए, एक समाज में जहां दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, कमजोर वर्ग को अपनी बात, रास्ते पे चलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, इतनी, मतलब मैं समझता हूं कि हम लोगों ने अपने बचपन में जो गांव देखा है ना, मैं समझता हूं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग किस समाज में पैदा हुए। आज गांव से हम लोग दिल्ली क्यों आए? यही छुआछूत, भेदभाव, नफरत, एक दूसरे, अगर आप पैसा वाले हो गए तो आपको लोग, गरीब लोग लूट लेंगे। और गरीबों को अधिकार नहीं है कि वो एक मोटरसाइकिल खरीद ले, उसकी मोटरसाइकिल वो पंचर कर देते हैं रात को। ये जानते हैं गरीबी की पहचान? हमारे यहाँ वसंत कुंज में सबके पास गाड़ियां हैं, कोई किसी गाड़ी पे हाथ भी नहीं रखता। लेकिन आप गांव में चले जाइए, गरीबी के चलते अगर आपने एक गाड़ी खरीद लिया ना तो रात भर में स्क्रैच मार देंगे लोग वहां पे। अब ऐसा समाज, निश्चित रूप से हमको ऐसा समाज बनना चाहिए। अभी हम लोग थोड़ा पीछे हैं जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि निराश होने की बात नहीं है। लोकतंत्र तो है हमारे देश में। कभी कभी कुछ नेता ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। नहीं तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी आप देखिए, लोग कहते थे कि तानाशाह है, ये है। आज तो लगता है इंदिरा गांधी की क्लिपिंग हम दिखा रहे कि देखो इस देश में कैसे 100 देशों ने मिल करके किया। तो ये जरूर है। और हम समझते हैं कि एक भाई ने हमारे अभी बोला कि चुनाव लोग जीत जाते हैं। सिर्फ चुनाव जीतने, भले वो लोग जीत जाते हैं, लेकिन निर्णायक रूप में उन लोग का कोई मतलब नहीं होता है। आप समझ लीजिए इस बात को। कोई अपराधी पार्टी का जो पार्लियामेंट के आगे जो 20 लोग बैठते हैं ना, 20 उधर से 20 इधर से, यही 20 लोग और यही 20 लोग, माने 40-50 लोग जो सदन के दोनों तरफ, यही लोग निर्णायक हैं और इसमें से कोई अपराधी नहीं। यही एक अच्छी चीज है कि जो अपराधी है वो पीछे बैठता है, उससे कुछ पूछा नहीं जाता है। और वैसे भी बहुमत में आजकल फजील अहमद साहब, हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा कि दोनों तरफ के 20 लोगों में कोई अपराधी नहीं है। अपराध का मतलब सिर्फ किसी की हत्या करना, सिर्फ बलात्कार करना तक ही नहीं होता है। अपराध तो की सीमा थोड़ी बड़ी होती है। अपराध को सहन करना, उसको आंख देख के दबा देना, उसको संरक्षण देना, ये अगर हम थोड़े से देखेंगे तो फिर हमारी व्यवस्था तो जिम्मेदार हो ही जाती है।
तो मैं बस मैं हमने मैं यही चाह रहा था कि जी आप बीच में इसीलिए इंटरप्ट में चाह रहा था कि ये बात आप ही बोले, तो क्योंकि मेरा थोड़ा लंबा हो रहा था मेरा थोड़ा लंबा हो रहा था, तो मैं भी यही सोच रहा था कि बीच में आप इंटरप्ट करते तो ठीक रहता, क्योंकि हम भी ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं। और ये तो जी जी अभी हम लोग बहुत नीचे खड़े हैं, हम लोग इस पर बहुत कुछ विचार रख सकते हैं, आम आदमी है, लेकिन अभी बहुत दूर है हम लोग इन सब चीजों से, जी अभी लड़ना बहुत मुश्किल है। और सब लोग जी मिल करके देखिए, जाति बिरादरी पार्टी सब चीजें बहुत आड़े आती हैं। जी जी। तो आज की चर्चा को हम आखिरी टिप्पणी सबसे अब लेते हैं। नहीं, मैं जैनेंद्र अर्कवंशी जी। प्रेम सर, जी जी प्रेम सर, जी जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि जाति बिरादरी आड़े आती, ये क्यों आती है? क्या मतलब आपको लगता है अगर कोई अमीर हो जाए तो क्या जाति बिरादरी आगे आएगी? अगर आर्थिक असमानता खत्म कर दी जाए तो? मर्सिडीज गाड़ी से मतलब मैं चलने वाले केवल लोग जानना को मैंने चाहता देखा हूँ। है पुलिस पे बेइज्जत होते। यहाँ हम दिल्ली में मर्सिडीज गाड़ी में लोग जाते नहीं, हैं, पुलिस से समझ रहे तो हैं आप? सभी होते हैं, और नहीं ठीक नहीं, है। पुलिस भी हमारे सिस्टम को, पुलिस को पता होना चाहिए कि हमें एक अनागरिक से कैसे बात करनी है। बात समझिए हमारी, यही तो असली चीज है। एमपी एमएलए नहीं को तो वो हर तो कोई सल्यूट करता है। आप, हम, एक एक रिक्शा वाला, समझ रहे हैं आप, हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक मर्सिडीज वाला। रिस्पेक्ट, अच्छा ये रिस्पेक्ट देने में कुछ पैसा लगता है किसी का? हम आपको प्यार दें, देखिए नहीं, इसके लिए देखिए हमारे पास वजीर अनलिमिटेड साहब, खजाना है। वजीर साहब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये भी दरअसल एक डेमोक्रेटिक सोच से जुड़ी हुई है। हमने पहले भी कहा, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, परिवार में, देश में लोकतंत्र का मतलब, जैसे आपने कहा ना कि रिक्शा वाला के साथ जैसा हम व्यवहार करें वैसा ही मर्सिडीज वाला के साथ व्यवहार करें, ये सोच की लोकतंत्र है। हमारी सोच में लोकतंत्र, आपकी सोच में लोकतंत्र है, इसलिए आप ऐसा सोच पा रहे हैं। और ये इसी यही समानता पर अंबेडकर जी ने यहीं पे कहा है, समानता के बगैर लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। अगर हम दृष्टि में समानता रखेंगे कि रिक्शा वाला भी हमारे लिए बराबर है और मर्सिडीज वाला भी बराबर है, इसी समानता की बात कर रहे हैं। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आपने कहा तो मैंने बात पकड़ ली आपसे जी। मैं आग्रह करूंगा अनिल गुप्ता जी से कि इस चर्चा का समापन किया जाए सर। प्रेम जी, आपको बधाई देते हुए, इतना सुंदर विषय जो पूरी दुनिया के कल्याण के लिए है, आज आपने उस पर चर्चा की है, विमर्श किया है। उसमें अर्कवंशी जी, फजील अहमद जी, विकास कुमार जी जैसे लोगों को आपने आमंत्रित किया, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अति कल्याणकारी है। और धार्मिक प्रभुत्व, आर्थिक प्रभुत्व, इन सब को डाइल्यूट करते हुए एक ऐसा भारत को मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल देना चाहिए जिसमें हथियार और तमाम तरह की जो आर्थिक प्रतिस्पर्धाएं हैं उसको लोग सेट असाइड करके ये विश्वास कर पाए कि इस सब के बिना भी पूरी दुनिया आर्थिक तरक्की कर सकती है, सामाजिक सद्भाव पैदा हो सकता है, एकता स्थापित हो सकती है। और इसके लिए अल्टीमेट तो वही है जो टैगोर का विचार था, जो भारतीय मनीषा का उद्घोष है कि नेशनल बाउंड्रीज को डाइल्यूट करना पड़ेगा, उनको विसर्जित करना होगा। पूरी दुनिया एक है, मानवता के कल्याण के लिए। आज मान लीजिए कहीं ब्राजील में जिस चीज की कमी है तो भारत प्रस्तुत हो जाएगा उसकी सप्लाई करने के लिए। भारत को जो चीज चाहिए वो अमेरिका दे देगा। जब ये भाव पैदा होगा कि इसके बिना भी सब लोग तरक्की कर सकते हैं, मिलजुल कर पूरी दुनिया शांति से रह सकती है, तो धीरे धीरे इस ओर बढ़ा जा सकता है। प्रेम जी। जी जी। बिल्कुल अनिल गुप्ता सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आज ही की खबर है कि नगा का नेतृत्व करने वाले जो समूह हैं वो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र राष्ट्र पहले से थे, हम कभी भारत में थे ही नहीं, हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये अनंत सिलसिला होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री खोजने का। ये कब खबर आई राष्ट्र, आपको? ये कब, ये कहाँ से आई प्रेम जी? ये खबर ये आज आज की कहीं छपा खबर है है? आप। हाँ जी जी छपा है कहीं अखबार में? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मैं जरा शेयर ये कह कीजिएगा रहा हमको हूँ, भी। जरूर जरूर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी सीमा अनंत है, जबकि हमें उस सीमा पर जाना है कि ऐसी बाउंड्रीज की जरूरत न रहे। विश्व बंधुत्व
पूरा मनुष्य एक बाउंड्री, हम चांद पे जा रहे हैं तो धरती के लोग चांद पे जा रहे हैं। ये इस हिसाब से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो आप बहुत सही कहते हैं। जो टैगोर जी का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत वहीं जाता है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम भी वहीं जाता है, लेकिन हम उसको पकड़ने के बजाय हम राष्ट्रवाद और तमाम चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। नतीजा ये है जो मैंने उदाहरण दिया, ताजा उदाहरण, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रवाद राष्ट्र को तोड़ता है, आज तक तोड़ा है। पाकिस्तान बना वो भी राष्ट्रवाद के ही कारण बना, तो राष्ट्रवाद देश को तोड़ता है। यूएसएसआर टूटा राष्ट्रवाद के कारण टूटा। तो ये खैर बहुत बड़ा विमर्श होगा। हमने एक विमर्श बनाने की कोशिश की कि ग्लोबली हम डेमोक्रेसी को कैसे स्थापित करें, कैसे पूरी दुनिया के लोग एक मनुष्य के रूप में एक ऐसी व्यवस्था में रहें जहां हर तरह से हम डेमोक्रेसी हो। ये हमारे लिए ये सोच जो है हो सकता है नई बात हो सकती है, लेकिन इस सोच को हम ग्लोबल बनाना चाहते हैं, इस सोच को हम विश्वव्यापी स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में हो, बहुमत एक किस्म से परिभाषित किए जाए और जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा वास्तव में जमीनी हकीकत बन करके सामने आए। तो इस चर्चा को यही विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी, अनिल गुप्ता जी, विकास कुमार जी, फजील अहमद साहब, आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम अपेक्षा करेंगे कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहे। नमस्कार।